हेलो फ्रेंड्स, जतिन कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है, आपका मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10th एनसीईआरटी सोशल साइंस में जो ज्योग्राफी वाला पार्ट हमारा चल रहा था, उसमें मैं आज आपको भारत की कृषि वाला जो पार्ट है उसके बारे में मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स भारत में कृषि। भारत में कृषि, ये हमारे टॉपिक का नाम है। और क्या पढ़ रहे हैं हम? कक्षा 10। क्या पढ़ रहे हैं हमें? कक्षा 10 में। टॉपिक के नाम से समझ गए होंगे आप कि मैं एनसीईआरटी में आपको पढ़ा रही हूँ। 3 लेसन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी में, वो है फ्रेंड्स भारत में कृषि। तो अब देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में भारत में कैसे कैसे विकास हुआ, कौन कौन सी फसलें यहाँ बोई जाती है और कृषि को यहाँ किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पढ़ते हैं हम जो कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है कृषि से संबंधित, और वो क्या है। देखो, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। पता है हम लोगों को इसके बारे में कि भारत के जो अधिकतर लोग हैं वो कृषि के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनके पास आजीविका के और कोई साधन नहीं है। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश का दर्जा दे दिया गया है। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या, भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि कार्यों में संलग्न है। इंपॉर्टेंट तथ्य है कि भारत को कृषि प्रधान देश का दर्जा दिया गया है। और भारत की कितनी जनसंख्या? 2/3 जनसंख्या, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि 70% लोग हैं वो अपने जीवन निर्वाह के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो कृषि पर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब अपन भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात करते हैं, तभी हमारा ये पॉइंट स्पष्ट हो पाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो याद करना है फ्रेंड्स आपको, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात करते हैं, हमें आंसर देना है। कितने हैं? 3 हैं। आगे आने वाले पाठों में आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, मैं आपको यह संक्षिप्त बता रही हूँ। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र है। दूसरा है फ्रेंड्स द्वितीयक क्षेत्र, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। और तीसरा है फ्रेंड्स तृतीयक क्षेत्र। यहाँ इस चीज को लिखने का हमारा उद्देश्य था कि जो हमारे कृषि है, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो कौन से क्षेत्र में आता है। याद रखना फ्रेंड्स, कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अब कृषि के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं? याद रखना, कृषि है, पशुपालन है और मत्स्य पालन। कृषि, पशुपालन और जो मत्स्य पालन है वो हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। हालांकि अपन विस्तार से यहाँ नहीं पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जो द्वितीयक क्षेत्र है, इसमें खनन कार्य और उद्योग क्या आते हैं? खनन कार्य, उद्योग आदि, जिसको हम विनिर्माण कह सकते हैं। विनिर्माण। अब देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट आय की दृष्टि से वो क्षेत्र है अपना तीसरा, जिसको अपन ने क्या नाम दिया है? तृतीयक क्षेत्र। अब याद रखना, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। मैं बताऊंगी अभी कि क्यों कहा जाता है। पहले अपन लिख रहे हैं कि इसमें सेवाएं आती हैं। और फ्रेंड्स, सेवाएं कौन कौन सी आती हैं? देखिए, जो अपना परिवहन है, परिवहन कार्य है, सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरी हैं। इसमें बैंक भी हो सकता है हमारा, डॉक्टर भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकता है। मैं आपको आम बोलचाल की भाषा में बता रही हूँ कि सेवाएं, परिवहन है, सरकारी नौकरियां हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र है, इंजीनियरिंग आदि। अब
फ्रेंड्स यहाँ याद रखने की बात यह है कि जो तृतीयक क्षेत्र होता है इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। और एक बार 10th बोर्ड में शायद 19-20 की बातें हैं, ये प्रश्न पूछ लिया था कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना आप, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहने का रीजन है क्योंकि ये सेवाओं का सृजन करता है, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है। और यहाँ ये लिखने का तात्पर्य था हमारा मेन टॉपिक है कृषि, तो कृषि है वो कौन से क्षेत्र में आती है? प्राथमिक क्षेत्र में। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि जो कृषि है वो उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। तो कृषि है अपने उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करा रही है, तो वो एक आधारभूत उद्योग के रूप में हमारे देश में विद्यमान है, हमारे देश में प्रचलित है। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, स्टार डाल के आपको एक प्रश्न लिखना है और उसमें क्या लिखना है? कृषि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? यहां लिख देती हूं मैं आपको, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? ऐसे के ऐसे हुव्यू प्रश्न 10th बोर्ड के एग्जाम में शायद 18-19 या 19-20 वाले पेपर में पूछा था, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, 18-19 में पूछा होगा, 19 वाले 20 में नहीं पूछा था, लेकिन पूछा गया प्रश्न है। इसका जो रीजन है फ्रेंड्स, इसका जो आंसर देना है वो ये है क्योंकि यह से तात्पर्य तीसरा क्षेत्र, क्योंकि यह सेवाओं का सृजन करता है, सेवाओं का सृजन करता है। कौन करता है? तृतीयक क्षेत्र। इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं जिनको विभिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अब हम फसलों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं कि भारत में कितनी प्रकार की फसल उगाई जाती है। देखिए बहुत इजी टॉपिक है, यदि आपने 1-2 बार वीडियो को ध्यान से देख लिया तो शायद इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो हम पढ़ते हैं फसलों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण। और याद रखना फ्रेंड्स, ये जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं ये ऋतुओं के आधार पर कर रहे हैं। फसलों का वर्गीकरण है, हम किस आधार पर कर रहे हैं? ये ऋतुओं के आधार पर। और इसमें हम 1 नंबर पे लेते हैं खरीफ की फसल। क्या लेंगे? खरीफ की फसल। याद रखना है आपको कौन सी फसल खरीफ की है, क्या उनमें बोया जाता है, कब वो फसल बोई जाएगी, कब वो फसल काटी जाएगी। तो मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंटों के माध्यम से आपको बता रही हूँ खरीफ की फसल। देखो सबसे पहले तो हम लिखते हैं बोना और काटना। आप समझ रहे होंगे इस चीज को कि कब तो ये बोई जाएगी और कब ये काटी जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अब जो सीजन चल रहा है ये खरीफ की फसल का है, तो हम अब जिस फसल की हम बुआई कर रहे हैं उसको हम खरीफ ले लेंगे। तो अपन सभी ग्रामीण परिवेश से हैं तो अपन इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि कौन सी फसल अब बोई जा रही है। देखो बोएंगे कब? जून जुलाई। जो फसल जून जुलाई में बोई जाती है। और काटेंगे कब? सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर। 2 तथ्य क्लियर। खरीफ की जो फसल है जून जुलाई में तो बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में ये फसल काट ली जाती है। उसके बाद देखो फ्रेंड्स कि क्या क्या आता है प्रमुख फसल, कि इसमें कौन कौन सी फसल आएंगी। अब जो हम बो रहे हैं इस समय हमारे खेतों में प्रमुख है बाजरा, ज्वार, मक्का। बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास, मूंग, उड़द, चौला दालों में आ रहे हैं। और आप याद करो क्या बोओगे? तिल। और बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गई, मूंग हो गई, उड़द हो गई, चौला हो गया, तिल हो गया, ग्वार जिसको ग्वार गम बोला जाता है,
आदि। और भी देख लेना आपके आसपास इस समय कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं, वो हमारे कौन सी फसलों में आएंगी, खरीफ की फसलों में। अब फ्रेंड्स यहाँ याद रखने वाला जो मेन पॉइंट है वो ये है कि खरीफ की फसल में, यानी खरीफ की फसल में बोई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी होती है, प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो ऐसे लिखना, प्रमुख खाद्यान्न फसल, प्रमुख खाद्यान्न फसल। याद रखना ये हम खरीफ की बात कर रहे हैं, कहीं आप भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल मत समझ लेना इसको। वैसे भारत की प्रमुख जो खाद्यान्न फसल है वो गेहूं, और गेहूं के बाद में हमारा बाजरे का स्थान आता है। अब हम खरीफ के संदर्भ में इसे पढ़ रहे हैं, तो खाद्यान्न फसल पूछते ही हमें आंसर क्या देना है, बाजरा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर तिलहन में पूछ ली जाए, तिलहन में पूछ ली जाए कौन सी बड़ी ऋतु में, खरीफ में, यदि प्रमुख तिलहन फसल पूछे तो हमारा उत्तर क्या होगा, तिल। क्या होगा, तिल। फ्रेंड्स मूंगफली भी इसी समय बोई जाएगी, सोयाबीन भी इसी समय बोई जाएगी, तो उन चीजों को भी आपको याद रखना है। लेकिन प्रमुख जो तिलहन फसल है वो कौन सी है, तिल। उसके बाद देखो प्रमुख दलहन फसल, यानी दाल वाली फसल। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको 2, 3, 4 दालों के नाम लिखे हैं, मूंग है, उड़द है, चौला है, अपने मोठ वगैरह है। तो इनमें से लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट फसल है वो कौन सी आती है, मूंग। तो प्रश्न अपने कैसे पूछा जाता है, खरीफ तिलहन का प्रमुख खाद्यान्न क्या है, बाजरा। तिलहन क्या है, वो तेल, और दलहन में क्या आएगा, मूंग। और एक और चीज फ्रेंड ध्यान रखनी है आपको कि जो चावल है, जो चावल है वो भी खरीफ की फसल का ही उदाहरण है। लेकिन राजस्थान में ऐसी उत्तम परिस्थितियां नहीं है कि चावल अधिक उत्पादन होता हो, इसलिए अपन ने यहाँ प्रमुख खाद्यान्न में क्या लिखा है अपने, बाजरा। क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। फसल का एक वर्गीकरण हमने पढ़ लिया है, खरीफ की फसल। देखिए फ्रेंड्स, जो दूसरा वर्गीकरण है इसका वो है रबी की फसल। दूसरा वर्गीकरण क्या है, रबी की फसल। अब रबी की फसल लिखने से पहले फ्रेंड्स आपको एक और क्वेश्चन याद करना है, आपको स्टार डाल के लिखना है कि ये जो खरीफ की फसल है इसको शाड़ू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, शाड़ू। हाँ, नहीं वो रबी में लिखेंगे, खरीफ लिखा है हमने, और खरीफ की फसल है उसको शाड़ू कहते हैं। क्या कहते हैं, शाड़ू। अब फ्रेंड्स शाड़ा अपन बोलते हैं सर्दी को, तो आप सर्दियों वाली फसल से कनेक्ट मत कर देना, क्योंकि जो रबी की फसल होती है जो सर्दी में बोई जाएगी उसको उनालू कहा जाता है, और खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है, शाड़ू। अब हम 2 नंबर पे पढ़ते हैं रबी की फसल। क्या पढ़ेंगे, रबी की फसल। वही सारे तथ्य जो अभी हमने वहां देखे हैं वो यहाँ पढ़ेंगे कि कब बोई जाएगी, कब काटी जाएगी। तो बोना और काटना। देखो फ्रेंड्स, अभी हमने सितंबर अक्टूबर में उस फसल को काटा था, तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब बोएंगे, अक्टूबर नवंबर। और ये काटेंगे कब, मार्च अप्रैल। कब काटेंगे फ्रेंड्स इसको, मार्च अप्रैल में। ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं एग्जाम में, चाहे आपका कंपटीशन एग्जाम हो और चाहे आपके ये बोर्ड वाले एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चन है लोग लगभग पूछे जाते हैं, चाहे क्लास 9th हो और चाहे 10th हो। कृषि वाला चैप्टर हमें है, और यही सारी चीज़ें हैं जो दोनों तीनों क्लासों में मिक्स है। अब पढ़ेंगे अपन प्रमुख फसल। प्रमुख फसल देखो फ्रेंड्स कौन कौन सी हैं। अब देखो सर्दियों में क्या क्या बोते हैं अपन, 1 नंबर पे आएगा गेहूं, जौ, चना, सरसों। गेहूं, जौ, चना, सरसों। और दालों में मटर, दालों में मटर। और तिलहन में अपन ने लिख लिया सरसों। इसके अलावा ध्यान रखो और ध्यान दो क्या क्या, राई, तारामीरा आदि। समझ जाएंगे हम इन सब चीजों को। अब फ्रेंड्स देखो, जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है, प्रमुख
खाद्यान्न फसल वो कौन सी है? ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है गेहूं। प्रमुख है तिलहन फसल, लेकिन किसमें? रबी वाले फसल में पूछ रहा है तो क्या करनी है? सरसों। और प्रमुख दलहन में दिखाई दे रहा है, ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है अपने को, चना। अरे चने की दाल बनती है ना, अपन सामान्यतः दो ही तो दालों का प्रयोग करते हैं, या तो मूंग वाली दाल का और उसके बाद में चने वाली दाल का। तो मूंग वाली दाल तो किस में आ रही थी? खरीफ में, और चने वाली दाल किस में आ रही है? हमारे रबी में। अब इसका देखो, जो रबी है इसको उनालू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? उनालू। और खरीफ को क्या कहा था? शाड़ू। एक और प्रश्न आपको यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मावट क्या है? मावट। अब ये जो मावट है ये रबी की फसल के लिए विशिष्ट लाभदायक है। मावट किसको कहेंगे? सर्दियों में होने वाली बरसात, सर्दियों में होने वाली वर्षा। सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है, जो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से आती है। जब हम कभी वर्षा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इस चीजों को वहां देखेंगे। थोड़ा सा बता रही हूँ मैं आपको। मावट है ये रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक है। ये कहा जाता है कि जब मावट हो जाती है तो ये कहा जाता है कि उसमें घी डल जाता है। किसमें डल जाता है घी? रबी की फसल में। क्योंकि चाहे आप कितना ही पानी डालो वो फसल इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाती है जितनी कि सर्दियों में होने वाली बरसात से वो फसल प्रोग्रेस कर पाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, 3 नंबर पे हम पढ़ेंगे यहाँ जो तीसरी हमारी किस्म है, और वो तीसरी किस्म कौन सी है? अब वो फसल आएगी जो इन दोनों फसलों के बीच में उगाई जाएगी, यानी रबी के बाद में और खरीफ से पहले। उसे हम किस नाम से जानेंगे? ध्यान देना फ्रेंड्स, उस फसल को जायद की फसल कहा जाता है। अब जायद में क्या क्या आएगा ये मैं आपको भी बता रही हूँ। तीसरी हमारी जो फसल है वो है जायद की फसल। तीसरा वर्गीकरण क्या है? जायद की फसल। याद रखना है फ्रेंड्स इसको। वही तथ्य हम यहाँ लिखेंगे, कब बोई जाएगी, कब काटी जाएगी। तो भाई अप्रैल मई में तो इसको बोएंगे और जून जुलाई में काटेंगे। कब काटेंगे? जून जुलाई। तो मानो कि मात्र 2 महीने की फसल है जो दोनों फसलों के बीच में है, जिसको जायद के नाम से जाना जाता है। क्या क्या था इसमें? ज्वार, पशुओं का चारा, एक तो फसल थी जो उत्पादन की दृष्टि से एक पशुओं के चारे के हिसाब से पशुओं का चारा, बाजरी, सब्जियां, जो हमारे ये आपके घिया, तुरई और ये कद्दू, खीरा आदि जितनी भी सब्जियां हैं जो इस समय हम लोग खा रहे हैं वो इसी समय की है। पशुओं के लिए जो चारा है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये इनमें कोई मैन नहीं है। जिस तरह से आमर ने प्रमुख खाद्यान्न और प्रमुख जो तिलहन दलहन लिखा था वो अपने को यहाँ पर नहीं करना है, वो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। अब फ्रेंड्स याद रखना आपको, ये तो फसलों के विभिन्न प्रकार थे ऋतुओं के आधार पर। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? मिश्रित कृषि क्या है? तो क्या आप बताएंगे मिश्रित कृषि क्या है? जब कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ की जाए उसको मिश्रित कृषि कहेंगे। कृषि प्लस पशुपालन। समझ रहे होंगे इस चीज को आप? भाई एक खाने के लिए अनाज भी पैदा हो और उसमें पशुओं के लिए चारा भी हो। जैसे गेहूं और जौ के साथ में अपन कभी कभी उसमें सरसों भी डाल देते हैं। गेहूं और जौ के साथ में सरसों भी डाल देते हैं, और जैसे ही वो सरसों थोड़ा बड़ी होती है उसको उखाड़ लेते हैं और पशुओं के चारे के रूप में उसका उपयोग कर लेते हैं। तो जहां मेन फसलों के साथ और कोई फसल भी उगाई जाती है उस खेती को अपन मिश्रित कृषि के नाम से जानेंगे। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा पॉइंट था
जो हमने ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया है, अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर कि जो कृषि के अन्य प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ तक मैं समझती हूँ आपको ये अच्छी से याद हो गया होगा। फ्रेंड्स, याद रखना, आप जितनी स्टडी करोगे उतना ही आप सफल होंगे, और आगे वाले जो हमारे बोर्ड एग्जाम वगैरह होंगे और कंपटीशन के एग्जाम होंगे उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आगे, इसमें देखते हैं कि जो चावल का उत्पादन है, थोड़ा मैं वैसे बता देती हूँ आपको, जो कॉमन हमारे क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में। देखो, फल और सब्जियों के उत्पादन में, फल व सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान, फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान है पहला। कौन सा स्थान याद करना है आपको? पहला। और याद रखना फ्रेंड्स, चावल के उत्पादन में यदि भारत का स्थान पूछ ले तो आपको सेकंड याद करना है। कौन सा स्थान है? सेकंड। पहला किसका है? चीन का। विश्व में सबसे ज्यादा जो चावल का उत्पादन होता है, छह से छह जोड़ देना, चीन में। और दूसरा स्थान किसका आता है फ्रेंड्स? भारत का। आगे देखो, अब मोटे अनाज कौन कौन से हैं जो भारत में उगाए जाते हैं? मोटे अनाज कौन कौन से हैं जो भारत में उगाए जाते हैं? ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है। मोटे अनाज यानी कौन कौन सी फसलें हैं जिनको मोटे अनाज की श्रेणी में रख सकते हैं? याद रखना, ज्वार बाजरा, ज्वार है, बाजरा है। अब ये देखेंगे अपन आकार की दृष्टि से तो ये छोटे छोटे होते हैं, तो इनको मोटे अनाज की श्रेणी में कैसे रख लिया, लेकिन फिर भी इन्हें मोटे अनाज की श्रेणी में रखा जाता है। ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्का वगैरह है, ये सारे मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का आदि। अब हम कुछ रोपण फसलों के बारे में देखते हैं कि रोपण फसलें कौन सी होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं इसकी परिभाषा बता देती हूँ आपको। बड़े भूभाग पर, एक बड़े भूभाग पर एक ही प्रकार की फसल का रोपण करना, उसको अपन जहाँ एक बड़े भूभाग पर एक ही प्रकार की फसल का रोपण किया जाएगा उसको रोपण कृषि के नाम से जाना जाएगा। रोपण फसल उसको कहेंगे। अब रोपण फसल है क्या, यानी कौन कौन सी है जो रोपण फसल में आती हैं? याद रखना, चाय एग्जाम्पल है, चाय है, कॉफी है, रबड़ है, चाय है, कॉफी है, रबड़ है, गन्ना है और है केला, गन्ना, केला आदि। इनको रोपण फसलों के नाम से जाना जाता है। और जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें थी चावल और गेहूं वगैरह, वो कब कब उगाई जाती है, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम टॉपिक में बढ़ते हैं। रबी, खरीफ और जायद हमने यहाँ पढ़ लिया है। आगे हम देखते हैं इसमें, और वो हम करेंगे कि कृषि के कौन कौन से प्रकार है भारत में। भारत में कृषि के प्रकार, भारत में कृषि के प्रकार। याद रखना फ्रेंड्स, एक एक करके पॉइंट के रूप में अपने को इन्हें पढ़ना है। एक नंबर पे हम पढ़ेंगे जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि, नाम से पता लग रहा है कि जीवन निर्वाह कृषि किसको कहेंगे। ऐसी कृषि प्रणाली जो कृषि के जो भूमि के
एक छोटे टुकड़े पर परिवार के सदस्यों द्वारा पारंपरिक, यहाँ ये है इंपॉर्टेंट चीज, पारंपरिक कृषि औजारों तथा बीजों से की जाती है। अब बीज भी कैसे होंगे, वो हाइब्रिड बीज नहीं होंगे, जो नॉर्मल बीज वगैरह है उनके माध्यम से खेती की जाएगी और इससे केवल परिवार का ही भरण पोषण होता है। इससे केवल परिवार का ही भरण पोषण होता है। अब परिवार के लिए ही उपयोगी होने के कारण, परिवार का ही भरण पोषण होने के कारण इस कृषि को क्या नाम दिया गया है, जीविका निर्वाह कृषि। उसके बाद देखो आप 2 नंबर हम पढ़ेंगे जीविका निर्वाह के बाद में, और जो 2 नंबर हमारा आएगा वो आएगा गहन कृषि। क्या आएगा, गहन कृषि। फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि हर एक तथ्य वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पता नहीं एग्जाम में कहाँ से प्रश्न उठा लिया जाए। तो दूसरा हमारा प्रकार है गहन कृषि। इसको गहन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। देखो फ्रेंड्स क्या आएगी, भूखंड पर यांत्रिक कृषि औजार, भूखंड पर यांत्रिक कृषि औजार तथा रासायनिक उर्वरक व उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करके छोटे टुकड़े पर ही अधिक उत्पादन किया जाता है। अधिक उत्पादन किया जाता है। इस खेती को क्या कहेंगे, याद रखना आप, गहन कृषि। और जो अपने क्षेत्र है भारत के अंदर जहाँ उन्नत कृषि औजार वगैरह है, इनका जहाँ विकास है, वहाँ प्राय इसी प्रकार की खेती का काम है जो किया जाता है। लेकिन भारत में ज़्यादातर लोगों के द्वारा ये अपने ग्रामीण क्षेत्र में ये जो जीवन निर्वाह कृषि है वो ही ज़्यादा प्रचलित है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें सिंचाई भी की जाती है, है। और जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर हमारे जीवन निर्वाह कृषि, क्योंकि वहाँ पर पानी का अभाव है, किसी प्रकार का पानी वहाँ नहीं है, तो वहाँ वो खेती की जाएगी। उसके बाद आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ते हैं तीसरा प्रकार इसका, कर्तन दहन प्रणाली। अब ये क्या है, कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन दहन प्रणाली, दहन का मतलब क्या है, जलाना। दहन का मतलब क्या है, जलाना। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, किसान जमीन का टुकड़ा साफ करके वहाँ खेती का कार्य करता है। जमीन का टुकड़ा साफ करेगा, जलाएगा या कुछ भी करेगा, वो टुकड़ा साफ करेगा और वहाँ खेती का काम करेगा। कुछ साल बाद जब उस टुकड़े की उर्वरता समाप्त हो जाती है, तो वह
दूसरी जगह जाकर, तो वह दूसरी जगह जाकर फिर से ऐसा ही करता है, फिर से ऐसा ही करता है, फिर से ऐसे ही करता है कि जमीन के टुकड़े को साफ करेगा, जलाएगा, या पेड़ों को काट करके, या भूमि को साफ कर करके ऐसा करेगा। फिर वही प्रक्रिया अपनाएगा कि कुछ सालों बाद जब वहाँ की उर्वरता समाप्त हो गई तो वो फिर वहाँ से जा करके दूसरे जमीन का टुकड़ा देखेगा, वहाँ उसको साफ करेगा। अब फ्रेंड्स मुझे ये बताओ, इस कर्तन निर्वाह दहन प्रणाली का क्या कोई दूसरा नाम भी है? कि भारत में इसे स्थानांतरणशील कृषि के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरणशील कृषि, भारत में इसको स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अब स्थानांतरणशील कृषि नाम से पता लग रहा है कि बदल बदल करके, स्थान बदल बदल करके जो खेती का काम किया जा रहा है। अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इस स्थानांतरणशील कृषि को भारत के भी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ अन्य नाम, स्थानांतरणशील कृषि के अन्य नाम कौन कौन से हैं। याद रखना फ्रेंड्स, जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, जो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य है, वहाँ इसे झूम कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि को क्या नाम दिया गया है? झूम कृषि। मणिपुर में इसे, उत्तरी पूर्वी राज्य भी, लेकिन याद रखना पूरे के पूरे 7 नहीं करने अपने को। देखो जहाँ ये कहा जाता है असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, केवल इन 4 राज्यों की बात कर रहे हैं हम। बाकी इसमें तो अपने 7 राज्य आ रहे हैं। उत्तरी पूर्वी जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, वहाँ इसको झूम के नाम से जाना जाता है। अब और भी कई राज्य बच गए हमारे उत्तरी पूर्वी राज्य के, जिनमें एक मेन राज्य है हमारे मणिपुर। अब मणिपुर में जो ये खेती है, इसको फ्रेंड्स पामलू के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में क्या कहेंगे इसको? पामलू। और इस तरह के क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं। उसके बाद देखो, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप में, छत्तीसगढ़ व अंडमान निकोबार में एक तो राज्य आ गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश आ गया है। छत्तीसगढ़ और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ इसे द्वीपा कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का फ्रेंड्स याद रखना जिला है जहाँ मेन है ये बस्तर, यानी छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, वहाँ इसे द्वीपा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे देखिए आप, मध्य प्रदेश में इसे बेबर या दैया कहते हैं। एमपी में इसे बेबर या दैया। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्थानांतरणशील खेती को। उसके बाद देखो, आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू कहते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या कहेंगे इसे? पोंडू। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरणशील कृषि का नाम है पोंडू। दक्षिणी राजस्थान में इसे बालरा कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान में इसको क्या कहेंगे? बालरा। हिमालय क्षेत्र में इसे, हिमालय क्षेत्र में इसे खिल कहेंगे। हिमालय क्षेत्र में इसको क्या नाम है? खिल कहेंगे। और झारखंड में कुरुआ। झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? कुरुआ। तो फ्रेंड्स हमने इतनी सारी जो बातें की है, ये किससे संबंधित की है? स्थानांतरणशील कृषि के भारत में विभिन्न नाम। उसके बाद देखो फ्रेंड्स कि न केवल भारत में अपितु विश्व के भी विभिन्न जो देश हैं, वहाँ इस खेती को अनेक नामों से जाना जाता है। तो ये भारत का लिखा हमने स्थानांतरणशील कृषि में। अब हम विश्व के अनेक जो देश हैं, वहाँ भी हम लिखते हैं कि इसको किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखना है हमें। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, मैक्सिको
व मध्य अमेरिका। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको कहेंगे मिल्पा। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको क्या कहा जाता है? मिल्पा। ब्राजील में रोका कहा जाता है। अभी अपन ने दीपा के बारे में पढ़ा था, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, अंडमान निकोबार में उसको दीपा कह रहे थे। ब्राजील में क्या कहते हैं इसको? रोका। फिर पढ़ते हैं मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका, और याद रखना मध्य अफ्रीका में इसे मसोले कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मसोले। इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं। इंडोनेशिया में क्या नाम है? लदांग। और सबसे इंपॉर्टेंट है वियतनाम। और फ्रेंड्स वियतनाम में इसको कहा जाता है रे। वियतनाम में इसको किस नाम से जाना जाता है? रे के नाम से। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा था स्थानांतरणशील कृषि के बारे में। तीन प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। पहला जीवन निर्वाह कृषि हमने पढ़ा था, दूसरा गहन निर्वाह कृषि हमने पढ़ा, तीसरा मैंने आपको कर्तन दहन कृषि यानी जो स्थानांतरणशील कृषि है उसके बारे में बताया, और चौथा और इम्पोर्टेंट जो यहाँ पॉइंट आएगा हमारा फ्रेंड्स कृषि के प्रकारों में, वो आ जाएगा वाणिज्यिक कृषि। कौन सी कृषि है? वाणिज्यिक कृषि। चौथा पॉइंट है वाणिज्यिक कृषि। फ्रेंड्स वीडियो को बिना रोके लगातार आपको एंड तक जरूर देखना है इसे, क्योंकि यदि आपने वीडियो छोड़ दिया तो ये पॉइंट में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और 10th क्लास में नंबर लाने की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ज्योग्राफी है। यदि आपने ज्योग्राफी वाले पार्ट अच्छे से पढ़ लिए तो 50-60% बनने से तो आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि हिस्ट्री है वो लॉन्ग सब्जेक्ट है, वो याद होना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा पॉलिटिकल है वो भी आपको आसानी से याद हो जाएगी। फिर अपना इकोनॉमिक्स आता है वो भी याद हो जाएगा। तो इतिहास यदि भले ही आपको नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो 3 सब्जेक्ट है उनको आपको अच्छे से याद करना है। हमारा पॉइंट है वाणिज्यिक कृषि। अब देखो वाणिज्यिक कृषि है वो कौन कौन सी आती है। देखो इसमें क्या करते हैं, पहले तो परिभाषा लिख लो। ऐसी कृषि जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। ऐसी कृषि जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, उस कृषि को हम क्या कहेंगे? वाणिज्यिक कृषि। ये एक छोटी सी परिभाषा है ये। अब देखो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? अधिक उपज वाले बीज। अधिक उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, क्योंकि जब तक रासायनिक उर्वरक नहीं डलेगा उसमें अधिक उपज होना तो असंभव है। कीटनाशक, उन्नत कृषि औजार, उन्नत कृषि औजार, इन सब चीज़ों का उपयोग करके वाणिज्यिक कृषि है जो बड़े बड़े भूभागों के ऊपर की जाती है। छोटे भूभागों में ये नहीं होती है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? व्यापार करना। जैसे जो पंजाब और हरियाणा है, पंजाब व हरियाणा, वहाँ पर प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? जैसे पंजाब और हरियाणा में प्रमुख वाणिज्यिक फसल है चावल। क्या है फ्रेंड्स? चावल। लेकिन याद रखना पंजाब और हरियाणा में जिस फसल को वाणिज्यिक फसल का दर्जा दिया गया है, उड़ीसा में ये खाद्यान्न फसल है। उड़ीसा में चावल क्या है? उड़ीसा में यह खाद्यान्न फसल है। तो ये अब ऐसे मत समझ लेना कि पूरे एक जगह जिसको वाणिज्यिक फसल का दर्जा दे दिया उसको पूरे भारत में वाणिज्यिक फसल का दर्जा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। पंजाब और हरियाणा में वाणिज्य के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि उड़ीसा के लोगों का एक प्रमुख खाद्यान्न है। उसके बाद देखो जो कपास है वो भी वाणिज्यिक फसल का उदाहरण है, और कपास को ग्रामीण भाषा में बढ़िया कहते हैं।
क्या कहते हैं ग्रामीण भाषा में इसको? बढ़िया। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। कपास को ग्रामीण भाषा में बढ़िया कहा जाता है। और ये जो कपास है इसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं। कपास को ग्रामीण भाषा में तो क्या कहेंगे? बढ़िया। और कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। आगे देखिए, रोपण कृषि थी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है, दोबारा से मैं नहीं बताऊंगी। यहाँ कि जो रोपण कृषि है, देखो बड़े बड़े क्षेत्रफल के ऊपर बड़े बड़े जो भूखंड है वहाँ पर एक ही प्रकार की फसल है जो उगाई जाती है। जैसे अपना रबड़ था, चाय था, कॉफ़ी था, ये केला है, गन्ना है, जो हमारे रोपण फसलों के उदाहरण आते हैं। उसके बाद में आगे देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें आगे चलते हैं इस पार्ट में। लेकिन मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और जहाँ पर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए वहाँ आप तुरंत कमेंट करके मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करना जरूर करना है, आपको भूलना नहीं है। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे आने वाले वीडियो को आप तक सबसे पहले पहुँचे इसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है। आगे का जो हमारा सस्य प्रारूप और अन्य जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं जिनका वर्गीकरण हम आगे जाकर करेंगे उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।